आप लोग देख रहे हो, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पर ही मतलब ऐसा था कि भाई निकाल दिया, ईएफओ का प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही निकाल दिया। मतलब जॉब लेने के लिए बैठे थे बस, वो जैसे ही डिग्री हाथ में आई तुरंत आपका जो है यहाँ पे अलॉट हो गया। कौन तो आरईओ में ट्रेनिंग वगैरह हुआ था, तो वो कैसा था, कुछ हुआ था वहां ट्रेनिंग में? आरईओ में ट्रेनिंग नहीं होती, सीधी ज्वाइनिंग हो जाती सीधा ज्वाइनिंग। है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि नाबार्ड का डालूं, एएफओ करूं कि एफसीआई करूं, अभी जस्ट फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली वो भर दूं, तो मतलब वो सब जगह ट्राई करते। तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि चलो आज एमएससी भी कर लेते हैं, मतलब एमएससी कर लेंगे, ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया ये सारी चीजें? नहीं बिल्कुल भी मैं टाइम वेस्ट नहीं किया। आप लोग देख सकते हो, जैसे ही कॉलेज में आप देखोगे डिग्री कंप्लीट देन जॉब मिल गई। और ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग भी नहीं है, ठीक है, जैसे कि मैं जानता हूँ मेरे साथ ही पढ़े हैं ये, तो इन इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं है कि बहुत रईसी के चरम सीमाओं पर हो। लेकिन सिंपल, मेरा भी सिंपल यही मानना है कि मुझे तो देखो सिंपल बताऊं, ये एमएससी फिर पीएचडी हायर स्टडी, मतलब मेरे को तो यार किसी सिंपल सा है कि बीएससी एग्रीकल्चर यार 4 साल करने के बाद कुछ ना कुछ लग जाना चाहिए। ये मेरा मेरा भी मानना यही होता है। एक क्वेश्चन और आस्क करता हूँ कि कितने घंटे पढ़ाई की है? ऐसा कोई रहता है ना, वो एक डायलॉग सेट करते हैं कि 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे ऐसा पढ़ना होता है। ये रही भाई सिद्धि भाई की जर्नी। और कैसे बीएससी एग्रीकल्चर, और मैं सिंपल बता दूं, गांव से पढ़ा हुआ बंदा है, 12th गांव में किया है, हिंदी मीडियम का बंदा है, ठीक है, और आज कहां से कहां जर्नी रही है वो आप लोगों ने देखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, होम टाउन में ही नौकरी मिल गई एएफओ की, नहीं तो लोगों को भाई कहां कहां भागना पड़ता है, आप सोच नहीं सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। मतलब इंटरव्यू हम करने वाले हैं, और जिनका इंटरव्यू करने वाले हैं उनकी कुछ खास बातें आपको बता दूं। इन्होंने जस्ट कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आरईओ, जो आपका रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एमपी में हुआ था, ये क्लियर कर लिया। देन इसके साथ साथ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, दोनों एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं ये। तो इनकी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे, भाई कैसे प्रिपरेशन किया, और आरईओ को छोड़कर एएफओ में क्यों गए, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएससी क्यों नहीं किया, मतलब, और कहां से पढ़ाई की है, ऑल टॉपिक को हम कवर करेंगे। और अभी फिलहाल में कहां ज्वाइनिंग है, ट्रेनिंग कैसी हुई, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा ही यूनिक कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आस्क कर सकते हो। बाकी मैं इनकी भी इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगा, तो आप इनसे भी डाउट्स आस्क कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, और थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ बताओ, क्या कैसा, थोड़ा सा कुछ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम भाई, मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट करने के लिए, तो थैंक यू फॉर दैट। आपकी जर्नी ऐसी रही है कि मेरे को आपको बुलाना पड़ा। हाँ, तो बताओ कुछ, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ, क्या सबसे सारे से। पहले तो मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम शिवदीप बघेल है। मैं मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर से पूर्ण किया है, और ये मेरा आरईओ में भी पहला अटेम्प्ट था और एएफओ में भी पहला ही अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया? हाँ देख रहे हो आप लोग, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग, भाई मैंने देखा है 2-2 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं एएफओ की, बट इनका मतलब आप एफर्ट्स और मेहनत देख रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एएफओ क्लियर कर दिया है। तो मतलब आप कुछ तैयारी कॉलेज के शुरुआती स्टेज से कर रहे थे कि जस्ट आपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से स्टार्ट किया, कैसा है मतलब? मैंने मेरी तैयारी लॉकडाउन के लास्ट में स्टार्ट कर दी थी, थर्ड ईयर से। तो थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे मेरा पूरा तैयारी में गया था। देन अच्छा, उसके बाद हाँ, तो वहाँ से मैंने अच्छी तैयारी चालू कर दी थी मेरी। राबे से ही सारा सब कुछ हुआ है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, कुछ जूनियर भी देख रहे होंगे, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे, मतलब कि उनको तैयारी कौन से ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए? वो लाइक एएफओ, नाबार्ड, बहुत सारी जॉब्स है, तो कब से पकड़ उनको बनानी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में। मेरा मानना ये है कि भाई आज कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोग ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से चालू कर देते हैं अमूमन। तो कम से कम आप थर्ड ईयर में जैसे ही आते हो, आपको हल्की सी तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। थर्ड ईयर कंप्लीट होते होते आप फुल फ्लेज तैयारी में आ जाना चाहिए, प्रेपरेशन जर्नी में, अगर ताकि वो आपको कॉम्पिटिटिव हेल्प एग्जाम करते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो थर्ड ईयर से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, कम अच्छा। से कम एएफओ या कोई सा भी अदर एग्जाम 1 या 1.5 ईयर की प्रेपरेशन तो मांगता है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, एएफओ ही क्यों चूज किया, मतलब ऐसा क्या रहा कि एएफओ ही करना था मतलब अपने को? सबसे
पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बीएससी के बाद जो पहला थॉट दिमाग में आता है वो एएफओ ही आता है, एग्री। क्योंकि एएफओ की वैकेंसी रेगुलर आती है। हाँ, इसका सबसे बड़ा और कारण ये जो भी है, रेगुलर वैकेंसी। वेल स्टेबल जॉब है, हम्म। सैलरी स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है इसका, तो हम्म। ये चीजें हैं जो देख मेरे रहे हो आप, लिए सैलरी के नाम पर प्रेफरेंस मुस्कान है। आ जाती है। सैलरी, एएफओ की सैलरी बहुत अच्छी है, मतलब सीधी मुस्कान लेके आती है चेहरे पे। तो अभी फिलहाल में कहाँ पे ज्वाइनिंग है एएफओ में? मेरे को मेरा होम टाउन ही अलॉट हुआ है, विदिशा बहुत अच्छी बात है, मतलब और ट्रेनिंग? एएफओ में। ट्रेनिंग मेरी सीबीओटीसी भोपाल में कंप्लीट हुई है, वो, मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है अच्छा। एएफओ में। क्या थोड़ा सा बताओ, ये स्ट्रेटेजी क्या रही है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू? थोड़ा सा वो सोचने में लंबा लगता है कि पहले प्रीलिम्स देन फिर मेंस फिर इंटरव्यू क्लियर करके जब जाके एएफओ क्लियर होता है। तो क्या स्ट्रेटेजी रही है? थोड़ा प्रीलिम्स के बारे में बताओ, फिर थोड़ा मेंस के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर वालों के लिए इंग्लिश थोड़ा टफ जाता है, हम्म। तो मुझे भी इंग्लिश थोड़ा टफ लगता है। हम्म। तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश पे कमांड बनाना चालू किया था, उसके मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास वगैरह पे जाता था। हम्म। देन मैं इंग्लिश मीडियम में स्विच कर गया था। तो हम्म। इंग्लिश की एक ऐसा है जो प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए हम्म। एक हर्डल या डिफिकल्टी क्रिएट करता है मेरे हिसाब से। इंग्लिश। तो यदि आपका इंग्लिश थोड़ा ज्यादा फोकस के साथ स्टडी करते हैं तो वो आपको हेल्प करता है डेफिनेटली। अच्छा अच्छा। मैथ्स रीजनिंग अपनी जगह है, बाकी मैथ्स रीजनिंग का यदि आप कट ऑफ निकाल लेते हो, हम्म। इंग्लिश का सेक्शन निकाल लेते हो, तो आप ओवरऑल मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी यही थी कि इंग्लिश को लेकर चलना है, हम्म। इंग्लिश कैसे भी करके निकल जाए, तो मैथ्स और रीजनिंग तो अपना है, फिर उसे तो निकाल ही लेंगे। मैथ्स रीजनिंग में कमांड थी, मतलब इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया है। हाँ तो इंग्लिश में क्या स्कोर रहा, कुछ याद है? मतलब आउट ऑफ कितना? हाँ, हम्म। मेरा 11.88 था, अच्छा जबकि कट ऑफ 8 नंबर था। हाँ, अच्छा अच्छा, तो मेरा अच्छा। टारगेट भी यही रहता था, मैं मॉक्स वगैरह लगाता था, तो मेरा यही रहता था कि 50% तो मेरा स्कोर आना चाहिए, हम्म। ताकि मैं फुली सिक्योर हो जाऊं कि बाय चांस यदि कट ऑफ थोड़ा भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है तो हम्म। मैं सेफ जोन में चल जाऊं उस हिसाब से। अच्छा अच्छा, तो कट ऑफ के ऊपर थे। अच्छा ये बताओ, मतलब पहली बार ही एफओ का फॉर्म डाला था कि इसके बारे में एक आध बार ट्राई किया कि चलो ऐसा ऐसा दे देते हैं, ऐसा कभी ट्राई किया? हाँ तो मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया है ना, सिंपल सा। हाँ, इससे मतलब पहले मैंने एक बार डमी ट्राई किया था लास्ट ईयर का, उसमें अच्छा मेरा प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई हो गया अच्छा, था। लास्ट ईयर में एक बार ट्राई किया था तो उसमें भी क्लियर हो गया था? हाँ, प्रीलिम्स और मेंस क्लियर था। ग्रेजुएशन नहीं थी तो मैं इंटरव्यू के लिए नहीं अपियर हुआ था। आप लोग देख रहे हो, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पर ही मतलब ऐसा था कि भाई निकाल दिया, ईएफओ का प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही निकाल दिया, मतलब जॉब लेने के लिए बैठे थे बस। वो जैसे ही डिग्री हाथ में आई तुरंत आपका जो है यहाँ पे अलॉट हो गया। कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है? मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेंट्रल मिला बैंक था। ऑफ इंडिया, देख रहे हो आप, एग्रीकल्चर फील्ड। अच्छा ये बताओ कि आरईओ का जो फॉर्म डाला था वो क्या सोच के डाला था कि आरईओ करना है, कि मतलब एक सिक्योरिटी के लिए डाल दिया था कि चलो यहाँ कर लेते हैं, क्या सा मतलब क्या सीन था? जैसा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद पहली प्रायोरिटी सबकी यही रहती है कि जॉब सिक्योर करना है, तो हमारे हम्म। पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि स्टेट गवर्नमेंट में आरईओ की वैकेंसी आई है, तो उसके लिए अपियर होना ही है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी हम्म। फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो हम्म। फिर मैंने आरईओ का फॉर्म फिल कर दिया था। हम्म। आरईओ अच्छा हुआ मेरा, तो आरईओ में कितने 144 मार्क्स का है। 144? हाँ मतलब आप देख रहे हो 144। आउट ऑफ 100, 200 में 144 नंबर लेके आए। कैटेगरी ओबीसी थे ना? ना जनरल थी भाई। जर्नल। आप लोग देखो, मतलब 144 मार्क्स सीधा जर्नल कैटेगरी में। और कहां पे पोस्टिंग मिली हुई थी आप अपने को? मैं आरईओ में ब्लॉक गैरतगंज डिस्ट्रिक्ट रायपुर में पोस्टेड था। अच्छा अच्छा, इसका सैलरी कितना था आरईओ का अपना वैसे? आरईओ का बेसिक पे 25,800 के आसपास अच्छा, रहता है और बेसिक। अभी जो ईएफओ में गए हो तो इसका बेसिक कितना है, थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का? इसका है 48,780 रुपए। कितना डिफरेंस है, मतलब आप देख रहे हो दोनों में 25 कहाँ 48, बहुत सारी चीजें है ना? तो और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ हम्म। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है शायद से कि फर्स्ट 3 ईयर में आपको 70, 80 और 90% सैलरी देते हैं, तो उस हिसाब से मेरा बेसिक पे और कम हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 25 से भी कम हो रहा था। हम्म।
और यहाँ पे तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एएफओ में, लाइक क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, थोड़ा कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। आप बेसिक पे के अलावा डियरनेस अलाउंस मिलता है जो कि 50% के अप्रॉक्स रहता है। हम्म। इसके अलावा अलाउंस काफी ज्यादा रहते हैं, पेट्रोल अलाउंस मिलता है, अच्छा। हाउस रेंट या होम रेंट के लिए मिलता है, हम्म। रेंट की एकोमोडेशन के लिए आप जा सकते हो। हम्म। इसके अलावा काफी फैसिलिटीज हैं इधर अच्छा एयरपोर्ट। अच्छा। और ट्रेनिंग का टाइम कैसा रहा, थोड़ा उसके बारे में बताओ, कैसा मतलब कैसा ट्रेनिंग का रहा, जो जर्नी है ट्रेनिंग की वो कैसी रही। एएफओ एग्जाम निकालने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग जर्नी एएफओ की ट्रेनिंग रहती है भाई, जितने मजे करने हैं ट्रेनिंग में करो बिंदा। अच्छा। वो ऐसा टाइम पीरियड रहता है कि आप जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं हम्म। बिंदास एंजॉय करो। इसके अलावा उसके बाद तो सभी को पोस्टिंग ही होना है दूर दूर, तो वही एक वो ऐसा तो टाइम है। रहता है जहाँ आप हम्म। दोस्तों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हो जो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेगी। वो हम्म। मेमोरीज बनती हैं उधर, वो लंबे समय तक जाती है फिर फ्रेंडशिप जो है। हम्म। तो तो मतलब वो और टाइम तो बहुत। बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि अभी बात कर रहे हैं आरईओ की, तो आरईओ में ट्रेनिंग वगैरह हुआ था, तो वो कैसा था, कुछ हुआ था वहाँ ट्रेनिंग में। आरएयू में ट्रेनिंग नहीं होती, सीधी ज्वाइनिंग हो जाती सीधा ज्वाइनिंग। है। सीधा ज्वाइनिंग। तो आरईओ और ना बहुत डिफरेंस है, तो यही है। अच्छा, नाबार्ड वगैरह की साइड कभी नहीं सोचा कि चलो एक बार नाबार्ड का भी ट्राई कर लिया, ऐसा कभी दिमाग में नहीं आता, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वर्तमान टाइम में, कॉलेजेस में है, खैर मेरे से तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि नाबार्ड का डालूं, एएफओ करूं कि एफसीआई करूं, अभी जस्ट फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली वो भर दूं, तो मतलब वो सब जगह ट्राई करते, तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि चलो आज एमएससी भी कर लेते हैं, मतलब एमएससी कर लेंगे, ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया ये सारी चीजें। नहीं, मैंने एमएससी का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मेरे माइंड में क्लियर था कि बीएससी करो और जॉब सिक्योर करो, और एएफओ बीएससी की जस्ट बात हम्म। जॉब सिक्योरिटी जो कार्य में लगती है वो एएफओ की है। आप अदर एग्जाम के लिए जा सकते हो जैसे कि नाबार्ड हुआ या हम्म। सिविल सर्विसेज हुआ, लेकिन मेरा उधर झुकाव ज्यादा था नहीं। अच्छा, एक बात पूछूं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर फाइनेंशियली अगर कोई स्टूडेंट वीक है तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब क्या देखना चाहिए, आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हो, अगर वो फाइनेंशियली इतना वीक है, स्ट्रांग नहीं है घर से, तो क्या करना चाहिए उसको, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन स्टडी का जमाना है भाई, तो यूट्यूब पे काफी ज्यादा फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन। तो मेरे हिसाब से आप पैड की जरूरत लगती नहीं है। यदि आप चाहो तो फ्री रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स यूट्यूब पे, जहाँ आपकी तैयारी बहुत आराम से कंप्लीट हो सकती है। यूट्यूब पे काफी मटेरियल अवेलेबल है, मटेरियल बहुत वास्ट क्वांटिटी में है, क्वालिटी वाइज मटेरियल भी काफी ज्यादा अवेलेबल है। अच्छा, मतलब पढ़ने को यूट्यूब पे बहुत कुछ है, अगर तैयारी करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत तो आराम से हो जाती है। अच्छा, आराम से पूरा हो जाता है। अच्छा, मेनली मेंस का क्या रहा है, क्या पैटर्न रहा है, मतलब टारगेट ज्यादातर कहाँ पे किया कि भाई इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, और ज्यादातर मतलब ऐसा थोड़ा सा कि यहाँ से पर्टिकुलर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताओ, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि मेंस में मेनली कहाँ फोकस करना है। आज कंपटीशन काफी ज्यादा हो गया भाई, तो मेंस में आपको स्ट्रेटेजी डेफिनेटली चेंज करना रहेगी। मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि जो माइनर सब्जेक्ट है ना उन पे ज्यादा फोकस करो। मेरे लिए माइनर सब्जेक्ट ही मेजर सब्जेक्ट है। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर में तो हर कोई अच्छा स्कोर कर लेता, और क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बना देते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसी कल्चर। इनके अलावा फॉरेस्ट्री, फिशरीज हम्म। एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इनसे आते हैं तो वो, यदि आते हैं तो वो फिर यदि आपको नहीं आ रहा है तो फिर छूटना तय है उसका। इसलिए मैंने माइनर सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया था। तो अच्छा। वही मेरा था कि माइनर सब्जेक्ट बनेंगे तो मैं मेजर, तो ऐसा है कि मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था तब भी मैंने पढ़ा था, तो मैं ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो मेरा फोकस माइनर सब्जेक्ट पे ज्यादा। तो आप लोग देख सकते हो, ध्यान से इस बात को सुनना कि एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस आज के टाइम में हर एक स्टूडेंट कर लेता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है। माइनर सब्जेक्ट पे हर एक स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है, उसको लगता है एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं क्या ही पढ़ना है ना, सिंपल सी बात यही होता है ना, कि वो एक दो क्वेश्चन के चक्कर में छोड़ देता है। सभी को आपको बराबर समय देना है, कोई सा भी सब्जेक्ट कम ज्यादा नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपको सारे सब्जेक्ट इक्वली ट्रीट करना रहेंगे। तो यार सिद्धि भाई ये बताओ कि अभी मार्क्स कितना आया था आपका मेंस में, जैसे कि आपने स्टडी बताया कि भाई हम इतना इतना इस टाइप से माइनर सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया, तो टोटल कितना मार्क्स आया था मेंस में, याद है मतलब। मेरा मेंस
अच्छा 39। हाँ, और इंटरव्यू का क्या कैसा सीन रहा फिर, कुछ इंटरव्यू के बारे में बताओ। इंटरव्यू में मेरे मार्क्स थे 13.6, तो मेरा एग्रीगेट स्कोर 39 का 4/3 से 52 हुआ था। हम्म। उसमें 13.6 चेक करते हैं, तो ये स्कोर 52 मेंस का बन रहा था, जबकि 13.60 इंटरव्यू का बना था, तो मेरा 65.60 फाइनल स्कोर था ये। अच्छा, पूरा मेरिट मिला के कितना 65.60 पूरा है ना। हाँ, तो ये फाइनल था, आप लोग देख सकते हो। प्रीलिम्स का आपने देख लिया, मेंस का, देन इंटरव्यू। ये इनकी प्रॉपरली स्ट्रेटजी रही है जहां पे फोकस किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। आप लोग देख सकते हो जैसे ही कॉलेज में आप देखोगे डिग्री कंप्लीट देन जॉब मिल गई। और ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग भी नहीं है, ठीक है, जैसा कि मैं जानता हूँ मेरे साथ ही पढ़े हैं ये। तो इन इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं है कि बहुत रईसी के चरम सीमाओं पर हो लेकिन इन्होंने देखा अपना पारिवारिक बैकग्राउंड, सारी चीजों को सबसे पहले रखा, प्रायोरिटी दी, और आज आप लोग देखोगे कि दोनों जॉब साथ में थी, आरईओ भी और एएफओ। तो ये इन्होंने आरईओ छोड़ दिया है और अभी एएफओ में जॉब्स कर रहे हैं। ऑलरेडी सारी जर्नी आपको पता है, मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि कैसे बहुत लोग स्टूडेंट बोलते हैं जॉब्स नहीं है। आप में अगर अंदर से कुछ करने का है तो जॉब्स ऐसा नहीं है, बहुत सारी जॉब्स है। क्या गलत बोल रहा हूँ सिद्धि भाई? मतलब बिल्कुल सही बात है भाई। अपॉर्चुनिटी है, आपको प्रेस करना आना चाहिए, आप कैसे उस अपॉर्चुनिटी को चेक कर। अब अभी बहुत सारे सिद्धि भाई बोलते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कुछ नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? आप अपनी तैयारी पे इतना कॉन्फिडेंट हो कि कोई सा भी एग्जाम आए तो आप उसको निकालने का रखते हो। यही है कि आप पहले अपनी तैयारी पे श्योर हो जाओ, एग्जाम आता है उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार आपकी तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर तो मतलब एग्जाम तो निकल ही जाएगा। एग्जाम वाइज आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के उसके ऊपर वर्क करो, वही है। देखो, तो वही है, सिंपल सा, आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं मतलब आपको बताऊं कि आप लोग सोचो कि जॉब ऐसे ही निकल जाती है, जॉब्स ऐसे नहीं निकलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस बंदे की जर्नी देखो आप, वो जब से मैं उसको जानता हूं, वो अभी तक शायद ही किसी मतलब फेल ही नहीं हुआ किसी एग्जाम में। सिंपल सा अगर आपको बताऊं वास्तविकता में, वो अरे किसी एग्जाम में फेल नहीं हुआ। ये बताऊं, कॉलेज में भी आप देखोगे, सिंपल आप आरईओ, एएफओ, जो भी जहां पे भी हाथ डाला है सफलता मिली है। सफलता क्यों मिली है? क्योंकि मेहनत किया है। ऑब्वियसली बहुत मेहनत किया आदमी, मैं देखता हूँ जब भी सुनता हूँ दोस्तों से तो सुनने को मिलता है बहुत मेहनत किया और वो उसके लायक भी था, तो उस भाई को मिला है। तो आप लोग भी ध्यान दो इन सारी चीजों पे, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो तो आप लोग आस्क कर सकते हो, कमेंट बॉक्स अभी भी ओपन है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों ने सारी चीजों को देखा, और लेकिन अभी थोड़ा सा हम इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आप लोग सारी चीजों को समझना, मैंने ऐसा कोई प्रॉपरली एकदम सारी चीजों को सेटअप नहीं कर रखा है। एक एक करके जो भी चीजें दिमाग में आ रही है वो आप लोगों के सामने डाउट रखता जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी लाइन सिक्वेंसिंग से नहीं है। तो इंटरव्यू में क्या कैसा पैनल रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने देखा है जॉब्स इसलिए नहीं करते क्योंकि इंटरव्यू उनको डर लगता है कि यार सामने वाला क्या पूछेगा मेरे से, मैं बता पाऊं नहीं बता पाऊं। ये होता है। थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताओ। इंटरव्यू से तो मुझे भी पहले डर लगता था, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद मेरा वो डर दूर हो गया। लोग हाइप बना देते हैं कि इंटरव्यू में ये पूछेंगे वो पूछेंगे, जबकि इंटरव्यू इतना जेन्युइन होता है ना, बहुत सिंपल रहता है भाई। जो हम्म। डर है ना वो बाहर छोड़ के जाओ, हम्म। उतना अच्छा है। आप कितना फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन है इंटरव्यू में, आप कितना अच्छा इम्प्रेशन उन पे इम्पेक्ट कर पाते हो, वो ज्यादा मैटर करता है। हम्म। इसके अलावा जो नॉलेज है, नॉलेज को चेक कर सकते हैं आपका मेंस में। हम्म। वो आपकी इनर स्किल्स देखना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी वाइज कि आप कितने स्ट्रांग हो कम्युनिकेशन अपना। वगैरह, है ना। हाँ, कितने हम्म। अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपनी बात, कितनी अच्छी तरीके से उनके सामने रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, यही बात रहती है। बात यदि आप नो भी बोलते हो ना, तो उन्हें इस बात से कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंस निकाल के आए हो, तो आप वो पोटेंशियल है, इनर नॉलेज आपके अंदर है, वो हम्म। सब्जेक्ट का या फील्ड का। अपने प्रीलिम्स निकाल के आए हो, मेंस निकाल के आए हो, तो वो नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं हम्म। आपका। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि इंटरव्यू इनका क्लियर हो चुका था, सारी चीजें हैं, ठीक है। आप अच्छा, हम बात करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाए, कुछ थोड़ा बहुत देखा एएफओ का, है ना। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है ये एग्जाम में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। हम्म। जितना हो सके उतना एक बार आप थ्योरेटिकल पोर्शन से हो जाओ ना, हम्म। उसके बाद प्रैक्टिस ही मैटर करती है। जितना ज्यादा मॉक हो सके, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके, हम्म। उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ही आना है, तो आप उस हिसाब से हम्म। प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो ताकि आपको एग्जाम में उसमें हेल्प हो पाए। अच्छा अच्छा।
अच्छा ओवरऑल मैं आप ये बताओ कि मतलब पक्का था, ये श्योर था कि जॉब ही करनी है गवर्नमेंट, कभी दिमाग नहीं भटका यार? क्योंकि बहुत भटकता है यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिमाग भटक, मतलब श्योर था कि एएफओ करना है या गवर्नमेंट जॉब ही करना है, ऐसा था क्या? हाँ, मैं ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर के लास्ट में मेरे को ये समझ आ गया था कि मैं एमएससी के लिए नहीं जाऊँगा। हम्म। क्योंकि एमएससी के लिए तब जाना फिज़िबल रहता है जब आपको पीएचडी करना है, हम्म। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर वाली लाइन में यदि आप जा रहे हो तो पीएचडी, एमएससी और पीएचडी करना फिज़िबल रहता है। लेकिन यदि आपको केवल जॉब करना है तो आप बीएससी के जस्ट बाद लगते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, यदि आप हायर जॉब के लिए जाना चाहते हो जिनमें एमएससी की रिक्वायरमेंट है, हम्म। तो आप एमएससी के लिए जाओ, लेकिन अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, उस हिसाब से अपना डिसीजन लो। देखो मेरा मुझे क्लियर था कि मैं एमएससी के लिए नहीं हम्म, जाऊँगा, हम्म। बीएससी करके ही जॉब लेना है, मेरा इस मेरा भी वजह से सिंपल मैंने मेरा भी सिंपल यही मानना है कि मुझे तो देखो सिंपल बताऊं, ये एमएससी फिर पीएचडी हायर स्टडी, मतलब मेरे को तो यार किसी सिंपल सा है कि बीएससी एग्रीकल्चर यार 4 साल करने के बाद कुछ ना कुछ लग जाना चाहिए, ये मेरा मेरा भी मानना यही होता है। क्योंकि व्यक्ति बहुत परेशान होता है, जो फाइनेंशियली नहीं होता है ना, उससे पूछो, वो 20-20 हजार 15-15 हजार के लिए भागता है कि नहीं भागता है ना? तो फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत मैटर करता है आज के टाइम में। हायर एजुकेशन में तो भाई वही जा पाते हैं जिनके पास प्रॉपर टाइम हो और पैसा हो, सिंपल सा ही है। नहीं, वो आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि यदि आपको हम्म। टीचिंग का शौक है, आप प्रोफेसर वाली लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप पीएचडी परस्यू करिए। हम्म। और यदि आप बड़ी जॉब लेना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, तो उधर भी अच्छा स्कोप है। लेकिन बीएससी के बाद मुझे यही लगता है कि बीएससी के जस्ट बाद यदि आप जॉब लेते हो एज अ फ्रेशी तो वो ज़्यादा अच्छा रहता अच्छा सिंपल सा एक क्वेश्चन और आस्क करता हूँ कि कितने घंटे पढ़ाई की है? ऐसा कोई रहता है ना, वो एक डायलॉग सेट करते हैं कि 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे 15 घंटे ऐसा पढ़ना होता है, वैसा पढ़ना होता है, चार्ट बनाओ, ये सारी चीजें, तो मतलब कैसे कितना घंटे पढ़ाई किया, ये थोड़ा बताओ कुछ। है। मैंने कभी घंटे के हिसाब से तो पढ़ाई नहीं की भाई, मैं हम्म। टारगेट बेस्ड स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जब हम्म। आपका जब दिन भर के टारगेट हैं यदि वो अचीव आपके 6 घंटे में हो रहे हैं तो छः हम्म। घंटे की स्टडी मोर देन इनफ है। और यदि आपको 10 घंटे भी लग रहा है तो कीजिए, मतलब बाकी टारगेट बेस्ड स्टडी को मैं ज़्यादा एफिशिएंट मानता हूँ कंपेयर देन अच्छा। घंटे वाला। घंटे का कभी ऐसा हिसाब नहीं किया कि ये 6 घंटे हो गया 5 घंटे हो गया, ऐसा है ना? नहीं नहीं, आपके हम्म। टारगेट यदि आप कंप्लीट कर पा रहे हो डेली रूटीन के अकॉर्डिंग हम्म। तो वो ज़्यादा मैं प्रायोरिटाइज ये काट देना, मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता था उस पे। और सिंपल सा कैसा बुक्स वगैरह कभी चूज किया है, कोई प्रेफर करना चाहोगे बुक्स की, ये बुक्स पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, शायद यहाँ से कुछ सब कुछ ऐसा? जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए तो पनेमरा संडा हुई, अरुण कार्त्यायन के दोनों वॉल्यूम हुए इंग्लिश हम्म। में, हम्म। ये बेसिक बुक्स हैं। इसके अलावा आप यदि किसी कोचिंग का मटेरियल प्रेफर करते हो तो वो भी अच्छा है। सबका अपना अपना पढ़ने का रहता है, लेकिन मेरा हम्म। मानना यही है कि सोर्स एक रखो, एक सोर्स को 10 बार पढ़ना ज्यादा बेटर है कंपेयर देन 10 सोर्स को एक एक बार पढ़ना। क्योंकि हम्म। आप 10 बुक से पढ़ोगे तो वो डाटा वेरी करता है, तो वो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कौन सा डाटा याद रखें और कौन सा डेटा ना याद रखें। इसलिए एक बुक से ही प्रेफर करना चाहिए या एक सोर्स से प्रेफर करना ज्यादा हम्म। फिजिबल रहता है। उससे डेटा में अपने को ज्यादा वेरिएशन मिलेगा नहीं, तो अपन हम्म। आसानी से रिटर्न कर पाएंगे उस डेटा को। हाँ वो तो है। तो सिंपल सा आप लोगों ने देखा, पूरे टॉपिक हमने कवर किए, जो भी आप डाउट्स रह गए वो आप आस्क कर सकते हो, इनसे आस्क कर सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, ठीक है? और शेयर जरूर कर देना जो भी आपके जूनियर स्टूडेंट्स हो, सीनियर जो प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि इनको थोड़ा सा कुछ नॉलेज मिल पाए, कुछ मोटिवेशन मिल पाए कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं। कुछ को सैलरी देख के ही मोटिवेशन मिल जाए भाई, ठीक है? क्योंकि सैलरी बहुत मोटी होती है, आप कहाँ आ रही हो कहाँ एफ हो, बहुत अंतर है, सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है, वर्क में बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा अभी फिलहाल में जैसे कि अभी ज्वाइनिंग की है सेंट्रल बैंक में, तो क्या मतलब अभी कुछ ऑफिस तो जो गए होगे, तो क्या कुछ रहा वर्क में, थोड़ा सा वो और बताओ। ऑफिस अभी तो मेरी न्यू ज्वाइनिंग है तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है। बाकी जो बैंकिंग और रहते हैं उनमें तो आपको बैंक में सर्व करना ही रहता हम्म। है। इसके अलावा अभी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं जा रही है। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपकी जब को किस हिसाब से देख रहे हैं, हम्म। मतलब उसे ऐसा हेडेक देख रहे हैं या फिर एंजॉय कर रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। तो मतलब सैटरडे संडे ऑफ रहता है कि ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, अभी फिलहाल में तो सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है, हम्म। संडे तो चारों मिलते हैं। अच्छा संडे भी चल रहा है अभी? ना ना, संडे ऑफ रहता है, चारों संडे ऑफ रहते हैं और सेकंड और फोर्थ सैटरडे भी अच्छा ऑफ अच्छा ही अच्छा। जाता है। हाँ, तो वर्क प्रेशर अभी शुरुआत में ज्यादा नहीं है कि है, जो बोलते हैं कि नहीं, बहुत बहुत वर्क प्रेशर तो नहीं।
अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बाकी अब देखते खैर हैं कुछ बैंकिंग टाइम का बाद क्या रहता है। हाँ वो तो है। और बैंक में काम तो है भाई, काम तो आपको करना पड़ेगा, बैंक आपको इतनी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है काम तो आपसे करवाएगा। अच्छा, एक और चीज मैंने सुनी है कि बैंक में जो एम्प्लॉय होता है वो अलग बैंक में भी मतलब एक और उसको बैंक दे दिया जाता है, आप इसको भी संभालो, ऐसा कुछ भी सीन होता है क्या? हाँ, एएफओ के साथ स्पेशली ये हो सकता है कि आपको मेन ब्रांच के साथ दूसरी ब्रांच अटैच अटैच ये कर दियो कि मेन ब्रांच के साथ साथ दूसरी ब्रांच भी लिंक कर दें आपको। तो एएफओ के केस में यदि ऐसा हो जाता है कि यदि आप मेन ब्रांच के पास वाली ब्रांच में एएफओ नहीं है, तो आपको एज अ एएफओ उधर भी डेपुटेशन पे लिंक कर देते हैं। तो ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसकी श्योरिटी नहीं रहती, वो ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। तो ये रही भाई सिद्दीप भाई की जर्नी, और कैसे बीएससी एग्रीकल्चर, और मैं सिंपल बता दूं, गांव से पढ़ा हुआ बंदा है, 12th गांव में किया है, हिंदी मीडियम का बंदा है, ठीक है, और आज कहां से कहां जर्नी रही है वो आप लोगों ने देखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट होम टाउन में ही नौकरी मिल गई एएफओ की। नहीं तो लोगों को भाई कहां कहां भागना पड़ता है आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है, पुणे कहीं कहीं कहीं, बेंगलोर कहीं, इधर उधर, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग ही आपको भोपाल में मिल गई, मतलब विदिशा के पास में भोपाल, ठीक है। तो वो सारी चीजें, किस्मत, सारी चीजों ने साथ दिया, तो आज सिद्दीप भाई यहाँ पे हैं। बाकी आप लोगों ने देखा जर्नी कैसी रही है, ठीक है, और ये जो है एक छोटा सा इंटरव्यू आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। डाउट्स ऑलवेज आप आस्क कर सकते हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बाकी आपको और नीड है, मैं फॉरेस्ट रेंजर वगैरह कुछ ऐसे और इंटरव्यू लेके आने वाला हूँ, तो अगर आपको नीड है तो आप तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।